दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला बिलियनियर कौन है? अगर आपके दिमाग में बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या वॉरेन बफेट जैसे किसी शख्स का नाम आ रहा है तो आप गलत है। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक मिलियनियर वो होता है जिसके पास $1 मिलियन होता है। यानी आज के हिसाब से जिनके पास लगभग 8 करोड़ रुपए है वो मिलियनियर है। जबकि एक बिलियनियर वो होता है जिसके पास $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, इन सबकी गिनती भले ही आज बिलियनियर्स में होती है, लेकिन इनके बिलियनियर बनने से कई दशक पहले ही एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने दुनिया के पहले बिलियनियर का खिताब अपने नाम कर लिया था। इनफैक्ट बिलियनियर वर्ड को भी सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो शख्स जो सबसे पहले 1 बिलियन वर्थ तक पहुंचा था? क्या है उस शख्स की कहानी? कैसे उसने इतनी बड़ी वेल्थ हासिल की? आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1839 से। तारीख थी 8 जुलाई और दिन था सोमवार। न्यूयॉर्क के रिचफोर्ड टाउन में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे को नाम दिया जाता है जॉन। जॉन के फादर मिस्टर विलियम एवरी रॉकफेलर एक स्नेक ऑयल सेल्समैन थे। अगर ये सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि जॉन के फादर सांप का तेल बेचा करते थे, तो ऐसा नहीं है। स्नेक ऑयल सेल्समैन उनको बोला जाता है जो लोगों को फर्जी नकली दवाइयाँ बेचते हैं। जॉन के फादर उन बीमारियों की दवाइयाँ बेचा करते थे जिनकी दवाइयाँ उस वक्त तक बनी भी नहीं थी। अपने इस धोखाधड़ी वाले पेशे के चलते जॉन के फादर हमेशा अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर इधर उधर भागते रहते थे, जिससे जॉन और उसकी फैमिली को काफी सफर करना पड़ता था। उन्हें कई बार तो भूखे पेट सोना पड़ता था। इवन विलियम ने जॉन और उसकी मदर को बिना बताए दूसरी शादी भी कर रखी थी। और एक दिन तो हद ही हो गई। जॉन के फादर विलियम पर एक लड़की के रेप करने का एलिगेशन लग जाता है, जिसके बाद पूरे टाउन में जॉन और उसकी फैमिली की काफी इंसल्ट होती है। लोग उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। इस समय जॉन की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन अपने परिवार को इस मुसीबत से बचाने के लिए वे एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और अपने फैमिली के साथ उस टाउन को छोड़ने का फैसला करते हैं। जॉन अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क के क्लीवलैंड, ओहायो के पास बसे एक छोटे से शहर स्ट्रॉन्ग्सविले में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ बच्चे समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनके कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। जॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। स्ट्रॉन्ग्सविले आने के बाद जॉन के कंधे पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उन्हें ही पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना उनका परिवार भूख से तड़प कर मर जाएगा। इसलिए जॉन अब काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। शुरुआत में तो जॉन को काम नहीं मिलता है क्योंकि उनकी एज महज 16 साल थी और लोग उन्हें बच्चा समझ रहे थे। लेकिन जॉन हार नहीं मानते हैं और 6 हफ्ते की लगातार कोशिश के बाद जॉन को हेविट एंड टटल नाम की एक कंपनी में एज अ बुक कीपर की जॉब मिल जाती है। 1855 में जॉन को अपनी पहली जॉब मिली थी, जहां पैसे तो उन्हें काफी कम मिलते थे, लेकिन यहां जो पैसे मिलते थे उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए मिलते थे, जिस वजह से इस जॉब को पाना जॉन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जॉन काफी मेहनती थे। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी पहली ही जॉब से काफी कुछ सीख लिया था, जैसे बिजनेस कैसे चलता है, एक बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील किया जाता है। जॉन ये सब कुछ अपनी जॉब से सीख रहे थे और अपना काम भी काफी अच्छे से कर रहे थे। 50 सेंट से शुरू हुआ जॉन का सफर अब $50 पर मंथ तक पहुंच चुका था। लोगों के बीच जॉन की एक अच्छी रेपुटेशन बन गई थी और लोग उन्हें मिस्टर रॉकफेलर के नाम से बुलाने लगे थे। देखा जाए तो ये जॉन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा भी आया था जब लोग उन्हें रेपिस्ट का बेटा कहने लगे थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत ही थी जो लोग अब उन्हें मिस्टर रॉकफेलर के नाम से जानने लगे थे। और यही समय था जब जॉन अपनी लाइफ में एक और बड़ा डिसीजन लेते हैं। जॉन जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। अपनी जॉब के दौरान जॉन की फ्रेंडशिप मॉरिस बी क्लार्क नाम के एक शख्स से हुई थी। क्लार्क एक केमिस्ट था। उसे केमिकल और मर्चेंट गुड्स के बिजनेस की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए जॉन अब क्लार्क के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं। उनकी कंपनी का नाम क्लार्क एंड रॉकफेलर था। इस कंपनी में वे मर्चेंट गुड्स यानी भूसा, अनाज, मांस, मच्छी जैसी कई तरह की चीजों को बल्क में खरीदने और बेचने का काम करते थे, जिससे उन्हें कमीशन मिलता था और उनकी कमाई होती थी। शुरुआत में इनकी कंपनी ठीक ठाक चल रही थी,
लेकिन 1861 आते आते अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। चीजों के दाम काफी बढ़ जाते हैं और इससे जॉन की कंपनी को बूस्ट होने का मौका मिलता है। वे ऊंचे रेट पर अपने सामान को बेचने लगते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। जॉन का मर्चेंट गुड्स का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जॉन को ऐसा लगने लगा कि अपने इस बिजनेस के साथ वे लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए जॉन अब एक ऐसे बिजनेस की तलाश करने लगते हैं जो लंबे समय तक चले। और इसी बीच जॉन की नजर ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस की ओर जाती है। इस बिजनेस में हाथ डालने के लिए जॉन अपने साथी क्लार्क के साथ मिलकर सैमुअल एंड्रयूज नाम के एक शख्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। दरअसल सैमुअल एंड्रयूज भी एक ऑयल रिफाइनरी का सेटअप करना चाहते थे, जिसके लिए उसे एक इन्वेस्टर की तलाश थी। और यहीं पर जॉन की सैमुअल से मुलाकात होती है। जॉन $4000 इन्वेस्ट करके सैमुअल के ऑयल रिफाइनरी बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं। अब यहाँ आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस ही क्यों, और भी तो बिजनेस है जिसके साथ जॉन आगे बढ़ सकते थे। तो एक्चुअली उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिस वजह से लोग घरों में रोशनी करने के लिए तेल का लैंप जलाते थे। और इसी चीज का फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए जॉन ने इस बिजनेस में पैसा लगा दिया। लेकिन इस बिजनेस के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब ऑयल का कुआं खाली हो जाता था तब एक क्रूड ऑयल बैरल का प्राइस $14-15 तक हो जाता था। लेकिन वहीं जब नया ऑयल का कुआं डिस्कवर होता था तो ये प्राइस नीचे गिरकर 30-40 सेंट पर बैरल तक पहुंच जाता था। और इसी वजह से तेल के प्राइस मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते थे, जिसका बिजनेस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। और इसी चीज को देखकर कुछ समय के बाद जॉन के पुराने पार्टनर क्लार्क अपने ऑयल रिफाइनिंग के सारे स्टेक जॉन को बेचकर इस बिजनेस से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद जॉन को एक ऐसे शख्स की तलाश होती है जो क्लार्क की जगह ले सके और जॉन अपनी कंपनी को एक नया नाम दे सके। और तभी जॉन की मुलाकात हेनरी फ्लैगर से होती है। हेनरी फ्लैगर जॉन की तरह ही काफी टैलेंटेड और मेहनती थे, लेकिन जब बात बिजनेस की आती थी तो वो सिर्फ जीतने में यकीन करते थे। वो अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हेनरी फ्लैगर के इस जुनून को देखकर जॉन उन्हें अपना पार्टनर बनाने का फैसला करते हैं। 1870 में सैमुअल एंड्रयूज और हेनरी फ्लैगर के साथ मिलकर जॉन अपनी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी की रीब्रांडिंग करते हैं और उसे एक नया नाम देते हैं, द स्टैंडर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन। कंपनी की रीब्रांडिंग के बाद जॉन अपने दोनों पार्टनर के साथ मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है जॉन रॉकफेलर के सक्सेस की कहानी। एक ऐसी सक्सेस जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। साल 1880 तक आते आते जॉन की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अमेरिका के लगभग 90% ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा कर लिया और साल 1882 तक अमेरिका के पूरे ऑयल मार्केट में अपना राज कायम कर लिया, जिसका मतलब था कि अब वे अपनी मर्जी से कभी भी तेल के प्राइस बढ़ा घटा सकते थे। उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना ली और अपनी कंपनी के प्रॉफिट के दम पर लगभग अपने सारे ओपोनेंट कंपनीज के साथ डील करके उन्हें खरीद लिया और जो नहीं बिके उन्हें दिवालिया कर दिया। जॉन और हेनरी ने ऑयल इंडस्ट्री में खुद की साख जमाने के लिए कई लोगों के बिजनेस को बर्बाद कर दिया। इनकी वजह से बहुत से लोग सड़क पर आ गए। इवन कईयों ने तो अपना बिजनेस खत्म होने की वजह से सुसाइड भी कर लिया। लेकिन जॉन और हेनरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग इनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को ऑक्टोपस कहने लगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑयल एक ऑक्टोपस की तरह सभी ऑयल कंपनियों को निगलते जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आता है जब एल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन करते हैं, जिसके बाद जॉन ये फैसला करते हैं कि अब वे ऑयल के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज में भी एक्सपांड करेंगे। और अपने इसी सोच के साथ जॉन स्टील इंडस्ट्री में हाथ डालते हैं। पर स्टील बनाने के लिए जॉन को आयरन की जरूरत थी और इसलिए जॉन यूएसए की सबसे बड़ी आयरन की माइन मेसाबी माउंटेन माइन को खरीद लेते हैं। इस माइन को खरीदने के बाद जॉन अपनी ऑयल इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी को यहाँ भी फॉलो करते हैं। वे आयरन का प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से काफी कम कर देते हैं, जिससे जॉन के आयरन की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ने लगती है। इसके साथ ही जॉन अपनी एक स्टील मिल भी खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं और अपनी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जॉन, जिसका जन्म एक ऐसे गरीब परिवार में हुआ जहां खाने के लिए उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, जिस गांव में वो रहते थे उस गांव से उन्हें निकाल दिया गया। 16 साल की उम्र में उन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी।
और इसी का रिजल्ट था 74 साल की उम्र में जॉन के पास $900 मिलियन की वेल्थ थी, जो उस समय की यूएसए की टोटल जीडीपी का 3% था। एंड देन साल 1916 में जॉन रॉकफेलर को दुनिया का पहला बिलियनियर अनाउंस किया जाता है। जिस वक्त जॉन को दुनिया का पहला बिलियनियर अनाउंस किया गया था, उस वक्त उनके पास $1 बिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ थी। दोस्तों, जॉन ने अपने लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया था, बल्कि उन्होंने जमकर चैरिटी भी की थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉन ने लोगों की भलाई के लिए $500 मिलियन की वेल्थ चैरिटी में दान कर दी थी। और शिकागो यूनिवर्सिटी का नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा। इसके फाउंडर भी जॉन रॉकफेलर ही थे। 23 मई साल 1937 को 97 साल की एज में जॉन दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज भी इनका परिवार अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।